हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस साल के लिए जो पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पीएचडी एडमिशन टेस्ट का, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करूंगी, ताकि आपके जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे। डाउट्स यानी कि आपके जो कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट एज वेल आपको एक प्रकार की आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूछे जाते हैं। एज वेल यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली पीवाईक्यूज रिपीटेटिवली कितने पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्या है। सो ये सब जो एमसीक्यूज है मैं आप सभी को एक शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी कि आपको किस एमसीक्यू को किस प्रकार से हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट AMU PhD एडमिशन टेस्ट होने वाली है एंड देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में होगी। दैट्स वाई आप सभी स्टूडेंट्स अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। आप सभी के प्रिपरेशन के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज पीएचडी एडमिशन टेस्ट में आपको 50% जो एमसीक्यूज़ है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ आपको कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। सो आपको मिनिमम 50% मार्क्स तो स्कोर करने हैं ताकि आप पीएचडी एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर सके, जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट करंटली अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं। उनको गारंटीड 80% जो एमसीक्यूज़ है वो इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। एंड ये जो मॉक टेस्ट है इनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल जो है वो देख सकते हैं बिफोर द पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप सारे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जो सॉल्व्ड पीवाईक्यूज़ है उनको आप रेफर कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ एज इट इज़ आपको रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं एवरी ईयर इन पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट। सो दिस पीडीएफ विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था उन सभी के रिव्यूज़ यही थे कि आपको 40 एमसीक्यूज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। सो उनमें से 30 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स के थ्रू ही मिले थे, उनमें से ही मिले थे। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स इज़ नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड पीएचडी एडमिशन टेस्ट को तो क्वालिफाई करते ही है एंड एज वेल वो इंटरव्यू सेशन को भी क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में भी आपको क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन। यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ मैंने मेंशन की है इन सारे फैकल्टी वाइज रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है वो हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी फैकल्टी। सो जब भी आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे जाओगे देन ऐप पे आपको फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स के लिए आपको इतने सारे फैकल्टीज़ के लिए कोर्सेज नज़र आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न फैकल्टी एंड कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट आप उस फैकल्टी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स के लिए इंक्वायरी करके उसे परचेस कीजिए। एंड आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं। नाउ लेट अस बिगिन।
A longer pause than the comma is indicated by the. Now ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है एंड यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कॉमा से भी ज़्यादा एक दूसरा एक मार्क होता है वो लॉन्गर पॉज इंडिकेट करता है एंड दैट टू कॉमा से भी ज़्यादा. सो वो जो मार्क है वो क्या है? whether it is question mark, whether it is hyphen, whether it is colon, whether it is semicolon. नाउ स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो हमारे पहले के 2 सेशंस थे उसमें हमने कॉमा के बारे में देखा था. उसमें हमने देखा था कि कॉमा इंडिकेट्स अ पॉज इन द सेंटेंस. ओके, बट कॉमा से भी ज़्यादा और एक मार्क है वो लॉन्गर पॉज इंडिकेट करता है किसी भी सेंटेंस में एंड बेसिकली वो है क्या? सेमीकोलॉन. ओके, बिकॉज सेमीकोलॉन ये लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं ओके उनको सेपरेट कर देता है. सो बेसिकली इट सेपरेट्स द आइटम्स ऑफ लिस्ट व्हेन आइटम्स देमसेल्व्स कंटेन कॉमास. ओके, जिन आइटम्स में मतलब लिस्ट में जितने भी सारे आइटम्स है उसमें बेसिकली पहले से ही कॉमा होता है. सो उन आइटम्स को फिर से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलॉन का यूज़ किया जाता है एंड दैट्स वाई सेमीकोलॉन ये लॉन्गर पॉज इंडिकेट करता है दैन द कॉमा इन द सेंटेंस. ओके, एंड एज वेल इट सेपरेट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको भी सेमीकोलॉन सेपरेट करता है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट? ऑप्शन 4. चूज द ऑड वन. नाउ यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है विच इज ऑड वन आउट. सो आपको यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. पुदुचेरी, चंडीगढ़, लखनऊ, लक्षद्वीप. नाउ स्टूडेंट्स देखो, इफ़ यू सी द नेम्स ऑफ ऑल ऑफ दिस सिटीज़ और अब देखो देन पुदुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप ये तीनों भी यूनियन टेरिटोरीज है ओके इंडिया में. सो इंडिया में इन तीनों भी यू कैन से सिटीज़ को आप यूनियन टेरिटोरीज से जान सकते हो. बट लखनऊ इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटोरी. ये एक सिटी है इन द उत्तर प्रदेश स्टेट इन इंडिया. दैट्स व्हाई दिस इज ऑड मैन आउट. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज लखनऊ. ओके, AMU PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि सेक्शन 2 में भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड वो PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं. इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं बाय स्कोरिंग मोर मार्क्स इन पेपर 2. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस जो है वो है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही बट एज वेल ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी मदद करेगा बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पेपर 2 के ऊपर ही पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस. नाउ रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो पहली स्टेप होती है वो क्या है? सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम. सो रिसर्च प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें लगती है सो उस इंफॉर्मेशन के लिए सोर्सेस को सर्च करना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिसर्च टॉपिक के बारे में जो रिलेटेड लिटरेचर है उसके लिए सर्वेस करवाना. सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सर्चिंग करना. ओके, सो स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन हमने कई बार देखा है एंड देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है आप सभी के लिए एंड बहुत ईजी भी क्वेश्चन है. सो इसमें
आपको पूछा है कि रिसर्च प्रॉब्लम का रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। सो किसी भी रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बिकॉज उसके बिना आप रिसर्च तो कर ही नहीं सकते, एंड दैट्स वाई उस रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये आपकी पहली स्टेप होती है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 2। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज, नाउ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है? क्रिटिकल स्टडी ऑफ वेरियस थियोरीज रिलेटेड टू द वर्क, presentation of notes on the literature of the topic, detailed description of the work done by the scholar, evaluation of the findings of the study. Now students, review of literature ये एक comprehensive survey होता है of the works in field you are researching. So जिस field में आप research करना चाहते हो, ओके उस फील्ड में जितने भी सारे वर्क्स है, वर्क्स का मतलब होता है कि जितने भी सारे यू कैन से डॉक्यूमेंट्स है, रिसर्च आर्टिकल्स है, बुक्स है, उनका कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करवाना, ये जो बात है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में होती है। ओके, ताकि ये आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सके फॉर योर ओन रिसर्च। ओके, दैट टू बिकॉज यू कैन समराइज एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च, आप एग्जिस्टिंग रिसर्च को समराइज कर सके, एनालाइज कर सके। अगर करंट रिसर्च टॉपिक में उसके नॉलेज में अगर कोई गैप है देन उसे आप आइडेंटिफाई कर सके एंड उसके ऊपर आप रिसर्च कर सके। जो पोटेंशियल एरियाज होते हैं फॉर द फ्यूचर स्टडी ऑफ द करंट रिसर्च टॉपिक, उसको भी इसके थ्रू आपको सजेशन मिलता है। सो इसका मतलब ये होता है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नथिंग बट अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ वेरियस थियोरीज रिलेटेड टू द वर्क। सो जिस वर्क के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो और जिस रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, सो उस टॉपिक रिलेटेड जितने भी सारे थियोरीज होते हैं उनका क्रिटिकल स्टडी करना, इसे कहा जाता है व्हाट? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 1। ओके, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर। नाउ इनमें से ऑड न्यूमेरिकल पेयर को आपको देखना है कि व्हाट इज दैट। जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में ऑड मैन आउट के लिए पूछा था जिसमें आपको पुदुचेरी, चंडीगढ़ ऐसे ऑप्शंस थे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट ओनली बट न्यूमेरिकल पेयर्स दिए हैं। 13, 31, 45, 54, 16, 61, 71, 88। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बीच का साइन है दिस इज नॉट अ सब्ट्रैक्ट साइन, इसे कहा जाता है हाइफन। ओके, सो 13, 31 ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं? 45, 54, 16, 61 एंड 71, 88 ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं ये हमको देखना है। सो 13, 31, 45, 54, 16, 61, 71, 88 इन चारों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि पहला जो नंबर है ये कम है दूसरे नंबर से, तो ये तो चारों ही ऑप्शंस में है। बट इफ़ यू सी फर्स्ट 3 ऑप्शंस देन 13, 31 ये जो नंबर्स है ये एग्जैक्टली अपोजिट नंबर्स है, मतलब इनके जो बेसिकली ईच एंड एवरी डिजिट से वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए गए हैं सेकेंड नंबर में। 45, 54 में भी एग्जैक्टली वही हुआ है, 16, 61 में भी वही हुआ है। बट इफ़ यू सी 71 एंड 88 इसमें ऐसा नहीं हुआ है। 71 इज टोटली डिफरेंट नंबर, 88 इज टोटली डिफरेंट नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, कंट्रोल्ड ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। नाउ कंट्रोल्ड ग्रुप, इस टर्म का यूज़ हम किस रिसर्च में करते हैं? सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाउ ये तो हमने कई बार देखा है स्टूडेंट्स कि कंट्रोल्ड ग्रुप किस रिसर्च में यूज़ किया जाता है, अगर आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में मेरा सेशन देखा है तो। ओके, सो कंट्रोल्ड ग्रुप का मतलब होता है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को यूज़ करना, उसे बनाना इन योर रिसर्च। एंड ये है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को बनाना, कंट्रोल्ड ग्रुप्स का यूज़ करना, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स है ये हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ करते हैं। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसके लिए आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं अंडर स्टडी उनको आप कंट्रोल कर सके। सो जैसे कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप कंट्रोल करते हो, आप उनकी वैल्यूज चेंज करते हो ताकि आपको पता चल सके कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर उनका क्या इफेक्ट हो रहा है। एज वेल जितने भी सारे बाहर के वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनको भी कंट्रोल किया जाता है।
एंड वन मोर थिंग इज दैट जब भी आप टारगेट पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो फॉर योर एक्सपेरिमेंट्स, देन उसमें भी आप दो प्रकार के ग्रुप्स बनाते हो. सो उनमें से एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड द अनादर ग्रुप इज कंट्रोल्ड ग्रुप. सो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको आप ट्रीटमेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, मतलब जैसे कि आप उनको ट्रीटमेंट्स देते हो. बट कंट्रोल्ड ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हो, एंड ये आप सभी के लिए एक कंट्रोल्ड ग्रुप की तरह काम करेगा, और यू कैन से कंट्रोल की तरह काम करेगा. एंड जब भी आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलते हैं देन यू कैन compare your final results from experimental groups to the control group. Okay, so that's why here your correct option should be option 3, that is experimental research. तो ये आपको याद रखना है. Okay, the foremost step in the scientific research. Now scientific research की foremost step क्या है? foremost का मतलब होता है कि पहली step क्या है, first step क्या है. Okay, subject and the aim of the research, then collection of the material, then analysis of the material, the inference. Now students, हमने देखा कि scientific research की जो पहली step होती है वो क्या होती है? Identification of the research problem. सो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसमें भी काफ़ी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बताना होता है कि ये रिसर्च क्वेश्चन आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, ये इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है. सो उसके लिए जो डेटा आपको लगता है उस डेटा के सोर्सेस को भी आपको सर्च आउट करना पड़ता है. सो दैट्स वाई द फोरमोस्ट स्टेप जो है साइंटिफिक रिसर्च की वो ये है, सब्जेक्ट एंड द एम ऑफ द रिसर्च. Okay, subject and aim of the research. Okay, collection of the material, analysis of the material, inferences, ये जो स्टेप्स है ये बाद में आते हैं रिसर्च प्रोसेस में, बट सबसे पहली स्टेप ये आती है. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज. नाउ रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या इम्प्लाई करती है? ओके, एग्जैक्ट जजमेंट ऑफ ट्रूथ, findings consistent with reality, inter-researcher agreement, methodological sophistication. Now students, रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ रिसर्चर फेयरली करे. ओके, जितना वो फेयरली करता है एंड उतनी ही उस रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है. सो इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं दे शुड रिफ्लेक्ट द true state of the world as closely as possible. Okay, so research के जो results होते हैं वो results ऐसे होने चाहिए that should reflect कि इस world में exactly सही से क्या हो रहा है. so जो true facts है okay, वो true facts उसमें हमें नज़र आनी चाहिए जितने भी possible हो उतने. okay, एंड ये जो बेसिकली ऐसे इस प्रकार के रिजल्ट्स होते हैं ये हमें रिग्रेस मेथोडोलॉजी एंड केयरफुल एनालिसिस के थ्रू मिलते हैं. ओके, एंड ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये बेसिकली रिजल्ट्स रिसर्चर के खुद के पर्सनल बायसेस या फिर खुद के ओपिनियंस की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होते, यानी कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये आपको फेयरली मिलते हैं. ओके, दैट्स ऑब्जेक्टिविटी जो है रिसर्च की, इट बेसिकली इम्प्लाइज कि आपके जो फाइंडिंग्स है दोज आर कंसिस्टेंट विथ रियलिटी. ओके, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. द चार्ट रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली इज नोन एज. नाउ इनमें से कौन सा चार्ट ऐसा है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक चार्ट है जो आपको डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मदद करेगा और जिसके थ्रू आप डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्यूमुलेटिव चार्ट, इंफॉर्मेशन चार्ट, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. नाउ स्टूडेंट्स, चार्ट में देखो टॉप 7 चार्ट के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फंक्शंस. इनमें से सबसे पहला होता है बार ग्राफ. बार ग्राफ इज वन ऑफ द चार्ट टाइप जिसके थ्रू आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड इज पाई चार्ट. पाई चार्ट इज अनादर टाइप. थर्ड वन इज हिस्टोग्राम. ओके, histogram. Then fourth one is stem and leaf plot. Stem and leaf plot. Fifth one is dot plot. Dot plot. Then sixth one is nothing but what? Scatter plots. Scatter
plots, and seventh one is time series graph. टाइम सीरीज ग्राफ. सो ये आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि ये 7 टॉप मोस्ट चार्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके. सो इनमें से पाई चार्ट यहाँ पे ऑप्शन है. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो पाई चार्ट ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, एक सर्कल होता है आपके पास एंड उस सर्कल के थ्रू आप डिफरेंट सेक्टर्स को दिखाते हो. सो बेसिकली ये जो सर्कल होता है ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है एंड ईच एंड एवरी सेक्टर रिप्रेजेंट अ प्रपोर्शन ऑफ द होल सर्कल. सो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको डेटा के परसेंटेजेस को या फिर डेटा प्रपोर्शन को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है देन उसके लिए आप पाई चार्ट यूज़ करोगे. Now what is cumulative chart? Now cumulative chart ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है जिसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो. सो इसमें बेसिकली डेटा फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, क्यूमुलेटिव डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो. इंफॉर्मेशन चार्ट ये जो है ये चार्ट किसी भी चार्ट टाइप के लिए एप्लीकेबल है. इसमें बस आपको इंफॉर्मेशन को कन्वे करना पड़ता है इन एनी काइंड ऑफ अ चार्ट. मतलब जैसे कि बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, एनी काइंड ऑफ अ ग्राफ जिसमें आप डेटा को कन्वे करते हो. एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में लाइंस होते हैं एंड दीज लाइंस आर यूज्ड टू जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल. सो इसके थ्रू भी आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हैं. बट ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, क्यूमुलेटिव चार्ट है, ये इन सभी चार्ट के ही अंडर आप यूज़ करते हो फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़. बट जो पाई चार्ट है दिस इज़ द पाई चार्ट जिसके थ्रू आप डेटा को प्रॉपरली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर. नाउ ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे. सो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं एंड फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है देन सॉल्व इट मैन्युअली एंड इफ यू नो द फॉर्मूला देन इट इज़ वेल एंड गुड. सो इस स्क्वायर में देखो आपका यहाँ पे रोज है, यहाँ पे कॉलम्स है, राइट. सो रोज 3 रोज है, कॉलम्स भी 3 है. सो इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी स्क्वायर्स यहाँ पे जितने आएंगे वो आएंगे 9, राइट. सो 9 तो स्क्वायर्स हो गए. नाउ लेट अस सी दिस पार्ट. इस पार्ट में एक स्क्वायर में और 4 स्क्वायर्स है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स है एंड यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स है. सो ऐसे बेसिकली 4 स्क्वायर्स है जिसमें एक स्क्वायर में आपको स्मॉल 4 स्क्वायर्स नजर आएंगे. सो ये 4 हो गए एंड ये पूरा एक स्क्वायर है. सो दिस इज 1. सो इसकी जो एडिशन होगी वो क्या होगी 14. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 14. ओके, अगर आपको यहाँ पे ग्राफ को यूज करना है, ओके, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला को यूज करना है देन फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर प्लस n माइनस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n माइनस n स्क्वायर. नाउ यहाँ पे n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. जैसे कि ये स्क्वायर है सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमेशा इक्वल ही रहेंगे. जैसे कि यहाँ पे 3 है, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन ये n. So 3 square plus 3 minus 1 square plus 3 minus 2 square plus 3 minus 3 square. So जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन अगेन आपको आंसर मिलेगा 14. Okay, so this is your correct option, that is 14. So students, thank you for watching this session. So I hope all of you understood जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं. बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ओके, आई विल रिप्लाई यू.